हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, लेक्चर 9 प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण वंश हम पढ़ने जा रहे हैं। इस बीच जो डिले हुआ उसके लिए सॉरी, बिकॉज तबीयत ना सही होने की वजह से यहाँ पर डिले आप देख पा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ों को मैं बहुत तेज़ी के साथ आपके सामने कवर करूँगा। आज प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण वंश हैं आप सबके सामने। लेक्चर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और जो हर लेक्चर के साथ मैं टेस्ट लेता हूँ वो आपको टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ लेक्चर के डिस्क्रिप्शन मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले पढ़ेंगे मगध के वंश के बारे में। मगध के वंश में हर्यक वंश 544 से 412 BC ये हम पढ़ने वाले हैं। इसमें संस्थापक हम किसको देखते हैं? संस्थापक बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में भैया ये बन गए थे संस्थापक किसके? हर्यक वंश के। और ये संस्थापक प्रथम शासक बिंबिसार श्रेणिक नाम से जाने जाते हैं। याद रखिए, हमेशा उपनाम भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है आपके एग्जामिनेशन में, चाहे आप एंट्रेंस में हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स में। उनके राज्य की राजधानी क्या थी? राजधानी राजगिरी थी। मतलब बिंबिसार की राजधानी क्या? राजगिरी। वैवाहिक जो इनका वैवाहिक था, संधियों से अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। उनकी 3 पत्नियां थीं। बिंबिसार की कितनी पत्नियां थीं? 3 पत्नियां, कौशला देवी, चेलना और भद्र। इसमें हम देखते हैं कौशला देवी कहाँ से हैं? कौशल के राजा की बेटी, चेलना लिच्छवी की राजकुमारी एंड क्षेमा देश आधुनिक पंजाब यहाँ से थी भद्र। हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हम देखते हैं बिंबिसार को 1 लाख की आबादी वाला काशी गांव दहेज में मिला, जिसमें 8 लाख गांव थे। भैया ज़िंदगी तो इन्हीं लोग की ठीक थी, बिकॉज क्या था? मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप किया, और मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप से मिला क्या? दहेज में इतना बड़ा गांव मिल गया भैया। 8 लाख गांव थे। काशी गांव इनको ही दहेज में पूरा का पूरा मिल गया। काशी ही पूरी दहेज में मिल गई थी, जो आप इस टाइम करंट में बनारस देखते हैं। 52 वर्ष तक शासनकाल था। सबसे ज़्यादा शासनकाल इनका देखा जाता है 543 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, जिनको कुड़िक नाम से भी जाना जाता है, गद्दी संभाल ली और उसने बिंबिसार को मार दिया। ठीक है भैया, गद्दी संभालने के लिए पहले बिंबिसार को मार दिया अजातशत्रु ने, फिर इनको मिली गद्दी। अजातशत्रु लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, जिनसे शादी हुई थी, उनके पुत्र थे ये अजातशत्रु, जिन्होंने अपने ही पिता को मारकर यहाँ पर सत्ता को हासिल किया। अजातशत्रु भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के समकालीन थे, बट ये किसको मानते थे? बौद्ध धर्म को ये मानने वाले थे। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किससे थे? अजातशत्रु बौद्ध धर्म से थे। अजातशत्रु के बाद उदयन और राजगद्दी संभाली। उदयन ने क्या संभाली? अजातशत्रु के बाद राजगद्दी संभाली। उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा। हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हम देखते हैं उदयन ने क्या किया? राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया। राजधानी ही शिफ्ट कर दी भैया, राजगिरी से कहाँ? पाटलिपुत्र में। उदयन या उदयभद्र ने 32 वर्ष तक शासन किया। इनका शासनकाल उदयन का कब तक देखा जाता है? 32 वर्ष तक। इनका उपनाम क्या? उदयभद्र। शिशुनाग वंश हम देखते हैं। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश यहाँ पर हम देखते हैं। अंतिम हर्यक शासक नागदशक को उसके दरबारी शिशुनाग ने, भैया शिशुनाग ने यहाँ पर मारकर 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की। यहाँ पर देखिए कई बार मतभेद भी मिलता है, मारकर, और कई जगह आपको मिलेगा कि इनके पोस्ट से हटाकर। मतलब जैसे आज करंट में आप महाभियोग नहीं देखते हैं, लग जाता है और हटा दिया जाता है टॉप लीडर को। उसी प्रकार से इनको कई जगह पर आपको भी मिलेगा कि पद से हटाकर फिर ये यहाँ पर ये अंतिम हर्यक शासक नागदशक को हटाकर शिशुनाग ने यहाँ पर सत्ता पाई और शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग के बाद उसके पुत्र कालाशोक ने राज्य संभाला। शिशुनाग के बाद किसने राज्य संभाला? कालाशोक ने। द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में आयोजित की। सबसे महत्वपूर्ण जो कि सवाल आ भी चुके हैं एग्जाम्स में आपके, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ पर? वैशाली में आयोजित की। अंतिम शासक
नंदीवर्धन थे। कौन थे? अंतिम शासक नंदीवर्धन थे शशांक वंश के। आप चलते हैं आगे, हम देखते हैं पुराण और दिव्यदान यह बताते हैं कि कालाशोक का अन्य नाम काकवड़। कालाशोक का अन्य नाम क्या था? काकवड़। और ये कहाँ से हमें मिला? पुराण और दिव्यदान से हमें ये पता चला। कालाशोक ने राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र में स्थापित की। भैया अब राजधानी कहाँ से, वैशाली से कहाँ स्थापित हो गई? पाटलिपुत्र। 28 वर्षों तक भैया कालाशोक का शासन रहा है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं आगे, इसके बाद उत्तराधिकारियों ने 22 वर्ष तक राज किया। जो इनके उत्तराधिकारी बने वो 22 वर्ष तक राज किए, ज़्यादा राज इनके उत्तराधिकारी नहीं कर पाए। इसके बाद हम चलते हैं, हम पढ़ते हैं नंद वंश के बारे में। भैया नंद वंश आप जानते हैं यहीं से ही सबसे ज़्यादा विलासितापूर्ण लोग जन्म लिए हैं। आप पढ़ेंगे यहाँ पर घनानंद के बारे में भी। नंद वंश कौटिल्य विष्णुगुप्त के बारे में यहाँ पर आप देखेंगे। नंद वंश 344 से 312। महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में की। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साम्राज्य कौन था? महापद्मनंद का था नंद वंश। इसके आप देखते हैं नंद वंश का अंतिम शासक कौन? घनानंद। भैया यही वो घनानंद हैं जिन्होंने पंगा ले लिया था चाणक्य से और फिर इनको अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। वे सिकंदर के समकालीन थी। कौन? घनानंद किसके समकालीन थे? सिकंदर के। भैया ये समकालीन थे। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में घनानंद के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर की कहानी भी आपने देखी है कि किस प्रकार से लड़ाई होती है सिकंदर की हमारे भारतीय राजाओं से। और फिर आप देखते हैं वहीं पर घनानंद जो सबसे ताकतवर राजा था, ये बहुत ही विलासितापूर्ण राजा था और इसने पार्टिसिपेट ही नहीं करना पसंद किया। फिर वहीं पर दिमाग लगा और फिर किसी भी तरीके से राजा पोरस की कहानी, मैं स्पेशली आपको जब राजा पोरस के बारे में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा वीर थे वो राजा पोरस। महाबोध वंश में प्रथम नंद राजा को उग्रसेन बताया गया है। वहीं पर हम देखते हैं महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। उनका अंतिम पुत्र कौन था? घनानंद। यही सबसे ज़्यादा विलासितापूर्ण था। भैया ये अपनी सभाओं में बहुत तगड़ी बेइज्जती कर दिया था सभा में अपनी। किसकी? चाणक्य की। हम चलते हैं आगे, अब हम देखते हैं यहाँ पर महापद्मनंद द्वारा कलिंग के नहर खुदवाए जाने का भी हमें उल्लेख मिलता है। कलिंग में जो नहर खुदवाए जाने का उल्लेख कहाँ मिलता है? महापद्मनंद द्वारा हमें मिलता है। कहाँ से? रवा खेल के हाथी गुफा अभिलेख में। हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। कहाँ से? रवा खेल के। यहाँ पर हम देखते हैं घनानंद को चंद्रगुप्त ने परास्त किया था। किसने परास्त किया घनानंद को? चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया। और फिर यहीं पर ही आप देखेंगे कि फिर मौर्य वंश की स्थापना भी हुई। घनानंद ने के शासक के मध्य में 322 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमी तट पर आक्रमण किया। सिकंदर ने पश्चिमी तट पर आक्रमण किया। घनानंद के शासनकाल का ये मध्य चल रहा था 322 ईसा पूर्व में। अब आगे हम चलते हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इस टाइम का खुशहाल साम्राज्य जो कि सबसे बड़े अर्थशास्त्री चाणक्य की देख रेख में बना। और यहीं पर ही सबसे ज़्यादा आप देखेंगे राम राज्य टाइप स्थिति कहाँ पर? मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आपको देखने को भी पाएंगे। 322 से 185 ईसा पूर्व में हम इनको देखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। भाई बहुत ही अच्छे आज्ञाकारी, अपने गुरु के उनकी बातों का अक्षर सा पालन करने वाले, और इसी तरीके से इनको मिल गई सत्ता। उन्होंने चाणक्य की सहायता से राजा घनानंद को हराया। भैया राजा घनानंद को हराना आसान नहीं था। आप इन पर कई सारी मूवियाँ भी देखेंगे, चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे, चाणक्य नीति भी आपने देखी होगी, चाणक्य का अर्थशास्त्र। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि भैया ये कितने ज़्यादा कुशल नेतृत्व में थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने राजा घनानंद को हरा दिया। सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली वंश को हराकर इन्होंने सत्ता स्थापित की। चंद्रगुप्त का ग्रीक और लैटिन नाम क्या था? यहाँ पर सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस। इनका ग्रीक और लैटिन नाम क्या है? सेंड्रोकोटस और
एंड्रोकोटस, इसको याद रखिएगा। चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का बहुत ही महिमा मंडल आपको मिलेगा अपने इतिहास में। चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त ने 24 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 24 वर्षों तक चंद्रगुप्त ने शासन किया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। किसको हराया? सेल्यूकस निकेटर को हराया। आप यहीं पर देखेंगे कि बहुत सारी डेमोग्राफी बदल गई सेल्यूकस निकेटर के हारते ही। अब आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त के साथ कर दी और संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। भाई शासन में देखिए बहुत ही बढ़िया, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप इतना बढ़िया कि भैया यहाँ पर एक तो फिर शादी भी हो गई, बीवी भी मिल गई और साथ ही साथ साम्राज्य भी विस्तार में देखा गया चंद्रगुप्त मौर्य से। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त दरबार में भेजा। मेगास्थनीज किसके समय काल में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के मेगास्थनीज। और किसने भेजा? सेल्यूकस ने। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आते हैं। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने गए। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की? चाणक्य ने। इनका और नाम क्या है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी। भैया जब स्केप करके छिप के रहने लगे ना घनानंद से, नंदवन से, तो फिर यहीं पर ही इन्होंने अपना नाम विष्णुगुप्त रखकर फिर पूरी तरीके से अपनी प्लानिंग को अंजाम भी दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंबिसार शासक बने। बिंबिसार कौन बने? यहाँ पर मौर्य वंश के अगले शासक बने। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण वेलगोल में बिताया। बिंदुसार को अमित्र घात, शत्रु का विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। भैया शत्रु का विनाशक मतलब शत्रु का विनाश करने वाला, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना गया। बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस नामक यूनानी राजदूत उसके दरबार में आया था। बिंदुसार के शासनकाल में कौन आया? यूनानी राजदूत आया जिसका नाम डायमेकस था। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षसम। मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाख दत्त ने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन भी कहा गया है। चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन कहा गया और किसकी पुस्तक में? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में हम चीज़ देखते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना हमें कहाँ से मिलती है? यहीं से ही। कहाँ से? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से। वहीं पर हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। इसको मैं यहीं पर ही नोट डाउन कर दे रहा हूँ। प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय में हुआ। दूसरा वाला कहाँ हुआ? कालाशोक काकड़वर के शासन काल में हुआ। तीसरा अशोक के शासन काल में होगा। अभी अशोक को पढ़ाना बाकी, अगला लेक्चर अशोक पर और उसके आगे के राजाओं पर होगा। चौथा अशोक भैया चक्रवर्ती राजा, इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे ना तो एकदम आपको लगेगा प्राउड का मूवमेंट कि भैया इतने खतरनाक और इतने साहसी राजा भी हमारे यहाँ हैं। चौथा राजा कनिष्क, कुषाण के सर्वश्रेष्ठ राजा। चौथा जो इनके राजा मतलब यहाँ पर हुआ तीसरे के बाद, चौथा राजा कनिष्क, कुषाण सर्वश्रेष्ठ राजा के रूप में जो हमारी चौथे और बहुत संगीत को देखा गया। अब आप इतने सारे चीज़ों को देख लिए। अब ये चारों बहुत संगीत बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, इनको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके सवाल जवाब हों BW कैंपस के ऑफिशियल नंबर पे करें। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखा करें प्यारे बच्चों। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।